नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। देख रहे हैं आप एबीपी गंगा। मैं हूं स्नेहलता। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। और भारी बारिश से आज यूपी उत्तराखंड के कई स्कूल बंद रहेंगे। बारिश की वजह से स्कूल्स की छुट्टी की खबर मिल रही है। कासगंज, मेरठ, हापुड़ में आज स्कूल बंद रहेंगे। आगरा, बरेली, सिद्धार्थनगर में भी स्कूलों की छुट्टी रहेगी। इसके अलावा आपको बताएं, कानपुर, बहराइच, इटावा में भी स्कूल बंद रहेंगे। मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। उत्तराखंड में आपको बताते चले, देहरादून, नैनीताल, चंपावत में स्कूल्स को बंद करने का आदेश जारी किया गया है। तो देखिए, जगह जगह बारिश की जो तस्वीर, जो हालात, जो मंजर हमने आपको दिखाया। इस बीच आज बड़ी खबर यह मिल रही है कि स्कूल्स को बंद कर दिया गया है। छोटे बच्चों को घर पे ही रहना अभी मुनासिब समझा जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके का मौसम है, जिस तरीके की सड़कें हैं, जिस तरीके का हाल दिखाई दे रहा है, जगह जगह गली गली पानी, जल भराव की स्थिति से दो चार हैं। कमोबेश हर लोकेशन पर ऐसी ही स्थिति है। ऐसे में ये बड़ा आदेश है। आज स्कूल्स की छुट्टी रहेगी। कहां कहां छुट्टी रहेगी ये भी हम आपको बताते चले। लगभग मौसम विभाग ने जहां जहां अलर्ट जारी किया है, वहां पर स्कूल्स की छुट्टी कर दी गई है। और अलीगढ़ में मूसलाधार बारिश से मुसीबतें काफी बढ़ चुकी है। देखिए, यहां के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज स्थित की अगर स्थिति की बात कर ले तो यहां बद से बदतर हालात दिखाई दे रहे हैं। अस्पताल में लबालब पानी भरा है। देखिए, जरा अंदाजा लगाइए, यह अस्पताल की हालत है और मरीज इसी पानी के बीच रहने को मजबूर है। कहां मरीजों के लिए एक्स्ट्रा हाइजीन और सेफ्टी की बात की जाती है, लेकिन ये देखिए आप तस्वीर। अस्पताल के अलावा सड़कों की जो कंडीशन है वो भी देखिए आप। और ऐसी ही मुसीबत से दो चार होकर के अस्पताल के भीतर क्या, बाहर क्या, लोगों की हालत खराब हो चुकी है। और मौसम विभाग का ये कहना है कि बारिश का दौर जारी रहेगा, वहां से भी राहत नहीं है। छत पानी तो पक रहा है। मशीनों में पानी जाने से मतलब बहुत बड़ी दिक्कत आ सकती है। और इसको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम मतलब पानी की है। कर्मचारी तो सब काम कर रहे हैं, पानी में भी कलम निकालने गए हुए हैं, काम हर जगह पे चल रहा है। सबको 2-3 बार कंप्लेंट कर दिया, बड़े साहब को, एक्शन साहब को, एसपी साहब को, जे साहब को, सबको बताया हुआ है। अभी तक हो ही नहीं रहा काम। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे। गोरखपुर में बीते 2 से 3 दिन से हो रही आफत की बारिश ने ग्रामीणों की मुश्किलों को बहुत बढ़ाया। देखिए, सरयू और रोहिन के बाद अब राप्ती नदी भी तेजी से डेंजर लेवल को क्रॉस करती दिखाई दे रही है। गोरखपुर में आई बाढ़ जहां खेतों में खड़ी फसल के लिए नुकसानदायक है, वहीं 56 गांव, 5000 के करीब आबादी के लोग प्रभावित हैं। गांव वालों की मदद के लिए 22 छोटी बड़ी नावें लगाई गई हैं। राहत सामग्री के वितरण के साथ उपचार, चिकित्सा के शिविर लगाए गए हैं। खाद्यान्न और चारा की व्यवस्था के साथ शुद्ध पेयजल की उपलब्धता को भी सुनिश्चित किया गया है। ग्रामीणों और बच्चों को नदी और जलभराव वाले क्षेत्र से जाने से मना किया गया है। इसके साथ गांव में मुनादी कराई जा रही है कि जैसे हालात हैं, इस बीच रिस्क ना लें। आप चलिए ना, का निरीक्षण किया जा रहा है। हमारे पीछे एक फसल दिखाई पड़ रही है, धान है जो गिर गया है। तो मेरा निर्देश है सभी उप जिलाधिकारियों को, सभी तहसीलदार साहबान को, अपने अपने क्षेत्रीय राजस्व कर्मियों को निर्देशित कर दें। आज और कल वो अपने ऐसे गांवों का भ्रमण कर लें जहां बाढ़ का पानी आ गया है। उन प्लॉटों को सर्वे करके चिन्हित कर लें, जिनका अभी 2 दिन या 3 दिन बाद पुनः सर्वे करके देखना है कि इस फसल में कितने की क्षति हुई है। अक्टूबर में मौसम की विनाश लीला। गांव डूबे, शहर डूबे, सब कुछ डूब गया। ये तैरते अस्पताल की डूबने वाली हकीकत है। ये बारिश की मार है या सिस्टम का सितम। सब कुछ डूब चुका है। रास्ते डूब गए हैं, जमीन को पानी ने निगल लिया है। सांसों की जंग पर पानी का ऐसा प्रहार अलीगढ़ ने पहली बार देखा है। आप कह सकते हैं लगातार हो रही बारिश में पूरा अलीगढ़ डूब चुका है। कहां-कहां की तस्वीर दिखाएं आपको। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में
मेडिकल कॉलेज के वार्ड पानी से भर गए हैं। बाहर खड़ी गाड़ियां पानी में तैर रही हैं। विद्युत उपकेंद्र पर जो मशीनें हैं वो पानी में डूबी हुई हैं। पूरा अलीगढ़ ही पानी पानी हो चुका है। बारिश सिर्फ परेशान नहीं कर रही, जान पर भी भारी पड़ जा रही। ये देखिए, मेरठ में एक कार नाले में जा गिरी। ये बुलंदशहर की तस्वीर है जहां बिजली घर पानी पानी हो चुका है। यहां पानी आने के चलते कई गांवों की बिजली आपूर्ति बंद हो गई। लोग परेशान हैं और बादल शांत होने का नाम नहीं ले रहे। बारिश के कहर से सिर्फ आम आदमी ही परेशान नहीं है, अधिकारी भी लाचार हैं। ये गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी का दफ्तर है जहां कलेक्ट्रेट की सारी गाड़ियां जल समाधि ले चुकी हैं। पूरा जो कैंपस है यहाँ पर तालाब में तब्दील हो गया है। अभी जो यहाँ पर पानी पूरी तरीके से भरा हुआ है, लेकिन आज गनीमत यह है कि आज संडे है, कोई भी फरियादी या अधिकारी यहाँ पर नहीं पहुँचा है। अधिकारियों की यहाँ पर गाड़ियाँ हैं, गाड़ियों के जो कुछ गाड़ी खड़ी हैं उनके पहिए भी डूबे हुए हैं। यानी कि कहीं ना कहीं प्राधिकरण की जो लापरवाही है वो साफ देखी जा सकती है। ये पहली बरसात में ऐसा हाल नहीं है, हर बरसात में यही स्थिति यहाँ पर पैदा हो जाती है। पश्चिमी यूपी हो या पूर्वांचल, यूपी का एक एक जिला पानी से बेहाल है। श्रावस्ती में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम ने डूबते हुए 2 लोगों की जान बचा ली। 4 दिन से बाढ़ की धारा में पति पत्नी फंसे थे। 4 दिन से ही राप्ती की धारा में पेड़ पर बैठकर भूखे प्यासे जिंदगी काट रहे थे। ये भी श्रावस्ती की तस्वीर है। नेशनल हाईवे का हाल देखकर आप कह नहीं सकते ये कोई सड़क है। राप्ती का पानी सड़क पर उतर आया है। ज्यादातर गांवों का संपर्क टूट चुका है। ऐसा लग रहा है कि पानी सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा है। यह अयोध्या की तस्वीर है जहां सरयू उफान पर है। उफान ऐसा कि खतरे के निशान को भी पार कर गया। सरयू अपने उफान पर हैं। मोक्षदायिनी मां सरयू ने एक बार फिर अपना रौद्र रूप धारण किया तो जिला प्रशासन की कहीं न कहीं समस्याएं जो हैं वो बढ़ती साफ दिखाई दे रही हैं। 24 सेंटीमीटर अपने खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, जिसको लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट हो गया है। कहीं पानी रास्ता रोक रहा तो कहीं मौत बनकर गिर रहा। पीलीभीत में कच्चे मकान के गिरने से 6 महीने के मासूम बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई। ऐसा ही हादसा कई और जगहों पर हुआ और लोगों को जान गंवानी पड़ी। अक्टूबर में मौसम की ऐसी तबाही देखकर लोग परेशान हैं। कई जिलों में स्कूल बंद करने पड़े हैं और ये भी पता नहीं कि आफत की ये बारिश कब बंद होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो देखिए, नॉनस्टॉप बारिश से वैसे तो पूरे यूपी के लोग परेशान हो गए हैं, लेकिन बेमौसम की बरसात से सबसे ज्यादा कीमत चुकाई है किसानों ने। बाराबंकी में लगातार बारिश से खेतों में खड़ी धान की फसल बर्बाद हो चुकी है। तो आप अंदाजा लगाइए कि अन्नदाता के लिए पहले तो सावन भादों के मौसम में बारिश ठीक नहीं हुई, उन्होंने अपनी लागत से पानी लगाया और जब फसल तैयार हुई तो फिर अब तैयार फसल पानी की ही वजह से बर्बादी की कगार पर। यह मंजर है पूरे कमोबेश उत्तर प्रदेश का। आइए आगे बढ़े, अगली खबर का जिक्र करेंगे जहां पर सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव की हालत अब भी नाजुक बनी हुई है। उनका इलाज गुरुग्राम के वेदांता अस्पताल में चल रहा है। इसी बीच हम आपको बताते चलें कि नेताजी से मिलने वालों का सिलसिला भी लगातार देखा जा रहा है। जारी है ये सिलसिला मिलने वालों का। और आज की बात कर लें, यानी कल की बात करें तो बहू अपर्णा यादव, अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव, यानी बहुओं ने पहुंचकर हालचाल जाना है। इसके साथ उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना की है। तो ये 3 तस्वीरें हैं। देखिए, गुरुग्राम मेदांता के बाहर जिस तरीके का जमावड़ा लगा है। कल की तस्वीरों में देखा गया कि अपर्णा यादव भी पहुंची, डिंपल यादव पहुंची, महेंद्र नाथ पांडे भी मिले। और जब से गुरुग्राम मेदांता में हेल्थ बुलेटिन जारी होना शुरू हुआ है, आने जाने वालों का तांता तो लगा ही रहता है। लेकिन कल की तस्वीरें हैं जहां पर बहू अपर्णा यादव, डिंपल यादव ने मुलाकात की, हालचाल जाना, अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। इसी बीच आपको बताएं कि झांसी जेल में बंद सपा नेता से सपा का प्रतिनिधिमंडल मुलाकात करेगा। दीप नारायण यादव की बात कर रहे हैं, इनसे सपा का डेलीगेशन आज मुलाकात करेगा। 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल है और आज झांसी जाएगा ये डेलीगेशन। दीप नारायण यादव पर कुख्यात अपराधी लेखराज को छुड़वाने का आरोप है कि उन्होंने साजिशन उसे छुड़वाने की कोशिश की। दरअसल 16 सितंबर को कुख्यात अपराधी लेखराज यादव को कन्नौज जेल से
झांसी जेल के लिए पेशी पर लाया गया था, जहां कोर्ट के बाहर लेखराज यादव को छुड़वाने की कोशिश की गई। इसी बीच पुलिस को कन्नौज के लिए उसे रवाना करना पड़ा। स्कॉर्पियो में सवार कुछ आरोपियों ने पीछा कर लेखराज यादव को पुलिस की कस्टडी से छुड़वा लिया। इस मामले में सपा के पूर्व विधायक दीप नारायण यादव, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष वीरा राय, पति विष्णु राय समेत 19 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। अभी भी कुछ आरोपियों की पुलिस को तलाश है। इस पूरे मामले में आरोपी हैं दीप नारायण यादव। इनसे आज मुलाकात करेगा सपा का एक प्रतिनिधि मंडल। तो देखिए पूरा मामला जिसमें इन्वॉल्व मिले हैं दीप नारायण और इस वजह से वो जेल में बंद है, और उनसे मुलाकात करने के लिए आज सपा का एक प्रतिनिधि मंडल है जो पहुंचेगा। आज फिरोजाबाद में सुबह सपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर विशाल राष्ट्रीय हिंदू सेना की जनसभा में शामिल होने वाले हैं। दोपहर 12 बजे हिंदू सेना की जनसभा में वो शामिल होंगे। देखिए बड़ी खबर मिल रही है। सावधान यात्रा तो उनकी निकल ही रही है, लेकिन इसी बीच आज फिरोजाबाद में राष्ट्रीय विशाल हिंदू सेना की जनसभा में भी वो शामिल होंगे। दोपहर 12 बजे हिंदू सेना की जनसभा है जिसमें ओम प्रकाश राजभर के शामिल होने की खबर मिल रही है। तो अहम है ओम प्रकाश राजभर इस मंच से क्या कहने वाले हैं। विशाल हिंदू जनसभा है ये जिसका सम्मेलन है। इस मंच पर ओम प्रकाश राजभर की मौजूदगी दर्ज होगी। 12 बजे वक्त है। राजभर बेकरार है, बुलावे का इंतजार है। सुभाषपा की पूर्वांचल फेरी किस बात की है देरी। चुनाव भर भाजपा को कोसने वाले ओपी राजभर अब हर हाल में भाजपा के साथ जाने के लिए बेचैन है। उनकी सावधान यात्रा रविवार को मिर्जापुर पहुंची। मिर्जापुर 27वां जिला था जहां उनकी सावधान यात्रा पहुंची। ओपी राजभर बात तो पिछड़ों की लड़ाई की कर रहे हैं, लेकिन उनका सीधा मकसद किसी ऐसी पार्टी के साथ गठबंधन करने को लेकर है जो उनकी छड़ी को सहारा दे सके। राजभर की जुबान अखिलेश के लिए हर वक्त कठोर दिखाई दे रही, लेकिन भाजपा का नाम आते ही बातें मलाई की तरह होने लगती हैं। राजभर ने कहा है कि राजनीति में कोई चीज असंभव नहीं, गठबंधन के दरवाजे हर तरफ से खुले हैं। कहाँ रास्ता बंद है कहीं? क्या बीजेपी आपसे बात कर रही है? क्या हमसे कोई बात नहीं करा, ना हम किसी से बात कर रहे। राजभर हर दरवाजे खुले होने की बात भले कर रहे हों, लेकिन सच ये है कि सपा से नाता टूटने के बाद कांग्रेस और बसपा ने राजभर के लिए अपने दरवाजे बंद कर दिए हैं और इस वक्त भाजपा के अलावा उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा। लेकिन सवाल तो यह है कि क्या भाजपा उन्हें स्वीकार करेगी, क्योंकि मंत्री अनिल राजभर पहले ही ओपी राजभर के लिए नो वैकेंसी का बोर्ड टांग कर बैठे हैं और भाजपा के जो दूसरे सहयोगी दल हैं वो उन्हें भरोसेमंद नहीं मानते। राजभर भैया का तो उनका क्या कहा जाए, सुबह कहीं और शाम, दोपहर को कहीं और, शाम को कहीं और, उनका पाँव जब एक जगह पर नहीं रहता और मर्यादित भाषाओं का प्रयोग नहीं करते, इसलिए उन्होंने अपना विश्वसनीयता राजनीति में खो दिया है और राजनीति विश्वसनीयता मांगती है। और जब आप विश्वसनीय नेता रहेंगे तो नेतृत्व तो ठीक से करेंगे। अब समाज में भी विश्वसनीयता खो रहे हैं। यानी राजभर को भाजपा स्वीकार कर लेगी, इसमें अभी पेच है, क्योंकि ज्यादा वक्त नहीं बीता जब राजभर भाजपा को ही भला बुरा कहते दिखाई देते थे और राजभर भविष्य में किसके साथ किस तरह का बर्ताव कर ले ये यूपी के नेताओं को अच्छे से पता चल गया है। हालांकि कुछ भाजपा नेता ऐसे हैं जो उनके स्वागत के लिए खड़े दिखाई दे रहे हैं। मुझे लगता है कि अब ओम प्रकाश राजभर जी को भी ये पता चल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का जो उत्तर प्रदेश का शासन मॉडल है वो सर्वश्रेष्ठ है। मैं इतना जरूर मानता हूँ कि कल का भूला, सुबह का भूला शाम तक वापस आ जाए तो भारतीय जनता पार्टी का दिल बहुत बड़ा है। राजनीति में सब कुछ मुमकिन है और सब कुछ जायज भी, लेकिन सबसे ज्यादा चुनौती ओपी राजभर के सामने है, क्योंकि अगर किसी दल ने उन्हें अपने साथ नहीं लिया तो उनकी छड़ी पस्त पड़ सकती है, क्योंकि इतिहास बताता है राजभर अकेले चुनाव लड़कर एक सीट भी नहीं जीत सकते। ब्यूरो रिपोर्ट,
एबीपी गंगा। आगे बढ़ेंगे और आज यूपी दौरे पर कांग्रेस नेता शशि थरूर आने वाले हैं। कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ रहे हैं शशि थरूर। पीसीसी सदस्यों से मिलकर के अपने लिए वोट अपील करेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे भी 11 अक्टूबर को लखनऊ आएंगे, अपने लिए वोट अपील करेंगे। तो आज बारी शशि थरूर की है। कैंडिडेट हैं अध्यक्ष पद के, अपने लिए वोट अपील करेंगे तमाम मेंबर्स से, ये जानकारी आ रही है। आइए अब बात करते हैं मायावती की दलित पुकार की। कांचीराम की पुण्यतिथि पर बसपा की तरफ से बड़ा कार्यक्रम का आयोजन हुआ। ये लंबे समय के बाद था जब बसपा ने कोई बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया हो। इस कार्यक्रम में मायावती ने अपने समर्थकों कार्यकर्ताओं को बड़ी मजबूती से लड़ाई लड़ने का मैसेज दिया, क्योंकि मायावती को पता है कि अगर अभी भी वो एक्टिव नहीं हुई तो समाजवादी पार्टी समेत बाकी कई दल उनके वोट बैंक पर निशाना लगा करके बैठे हुए हैं। मायावती की दलित पुकार, लखनऊ से आयरन लेडी हुंकार। साइकिल की राह में बसपा का बैरियर तैयार। लखनऊ में एक बार फिर बसपा के नीले झंडों से पटा दिखाई। मौका था बसपा के जन्मदाता और संस्थापक कांशीराम की पुण्यतिथि का। हर बार की तरह इस बार भी मायावती ने धूमधाम से कांशीराम का परिनिर्वाण दिवस मनाया, लेकिन इस बार के कार्यक्रम से एक ऐसा संदेश दिया गया जैसा इससे पहले कभी नहीं दिया गया था। बसपा कार्यालय के बाहर जो होर्डिंग लगाए गए थे उसमें मायावती को समर्थकों ने आयरन लेडी बता दिया और ये मैसेज दिया कि यूपी की सियासत में मायावती फिर से अपनी छाप छोड़ेंगी और विरोधियों को पटखनी देंगी। तमाम लंबे समय से बीएसपी सुप्रीमो के होर्डिंग बैनर तो लगते रहे, लेकिन आयरन लेडी आज लिखा गया है और पार्टी कार्यालय के ठीक सामने ये होर्डिंग लगाई गई है। इंदिरा गांधी को कहा जाता था आयरन लेडी, लेकिन आज हम एक बदलाव भी इस होर्डिंग में देख रहे हैं। मायावती को आयरन लेडी पार्टी ने बताया है और ये पूरे कार्यक्रम के बारे में यहाँ जानकारी दी गई है। लेकिन जिस तरीके से इसी साल के अंत में जो नगर निकाय के चुनाव है, बीएसपी अब उस चुनाव की तैयारियों में जुटी है। कोशिश है कि मजबूती के साथ उस चुनाव को लड़ा जाए, क्योंकि फिर 2024 के लोकसभा के चुनाव होंगे। समर्थक भले मायावती को आयरन लेडी बताए, लेकिन मौजूदा सच ये है कि बसपा आज सबसे खराब दौर से गुजर रही। लोकसभा में गठबंधन के सहारे भले 10 सीटों का आंकड़ा छू लिया था, लेकिन अकेले विधानसभा चुनाव लड़ने पर हाथी कितना पानी में है ये मायावती को भी अच्छे से पता चल गया। और इसकी सबसे बड़ी वजह उस दलित वोटर का छिटकना है जो कभी मायावती की सबसे बड़ी ताकत हुआ करता था। अब मायावती इसी दलित वोटर को एकजुट करने की कोशिश में जुट गई है। मायावती ने कहा, बहुजन समाज आजादी के 75 साल बाद भी अपना कानूनी और संवैधानिक हक मांगते मांगते थक गया है। अब उसे पूरी ताकत के साथ हुक्मरान समाज बनाने के अभियान में जुट जाना होगा। उत्तर प्रदेश में होने वाला अगला कोई भी चुनाव आपके लिए परीक्षा हो सकता है, जिसमें सफलता उम्मीद की नई किरण साबित होगी। उत्तर प्रदेश के लोगों ने यहाँ 4 बार अपनी पार्टी की सत्ता प्राप्त करके ये देख लिया है कि सत्ता वो मास्टर चाबी है जिससे तरक्की के बंद दरवाजे खुल सकते हैं। इसीलिए यह अभियान हर कीमत पर जरूर जारी रहना चाहिए। यही आज के दिन का संदेश है और इसी संकल्प के साथ काम भी करना है। यानी मायावती अपने खोए हुए जनाधार को फिर से जोड़ने की तैयारी कर रही हैं, क्योंकि चुनाव दर चुनाव बसपा का वोट शेयर घटता गया और स्थिति अब यह आ गई है कि बसपा का वोट शेयर करीब 10% घटकर 13% के आसपास पहुंच गया है। और अगर मायावती अभी भी मुस्तैद नहीं हुई तो आने वाले चुनाव में और बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि भाजपा लगातार उनके वोट बैंक में सेंधमारी कर रही और अखिलेश की नजर भी दलित वोटर पर है और वो लगातार अंबेडकर का नाम लेकर मायावती को झटका देने की कोशिश कर रहे हैं। जो शोषित, वंचित, पिछड़े, दलित, जिन्हें आजादी के बाद अधिकार और सम्मान नहीं मिला, वो भी आज समाजवादियों की तरफ देख रहे हैं। ये समाजवादियों की कोशिश होनी चाहिए कि बाबा साहब के सिद्धांत पे चलने वाले लोग
और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के सिद्धांत पर चलने वाले लोगों को साथ जोड़ करके हम लोग संविधान और लोकतंत्र को बचाने का काम करें। मायावती के दलित वोटर पर सिर्फ भाजपा और सपा की ही नहीं बल्कि कांग्रेस की भी नजर है। तभी तो कांग्रेस ने दलित समाज से आने वाले और काशीराम के शिष्य रहे बृजलाल खाबरी को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है। यही नहीं, विधानसभा चुनाव में बसपा के कई नेताओं ने सपा का दामन भी थाम लिया था। यही वजह है कि सपा की दलित पॉलिटिक्स की कोशिश को नाकाम करने के लिए मायावती ने फिर से हुंकार भर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। यहाँ द्रौपदी का डांडा 2 चोटी पर एवलांच की चपेट में 29 में से 27 शव बरामद किए जा चुके हैं, जबकि 2 लोगों की तलाश अब भी जारी है। इस बीच रविवार को 10 शव मातली हेलीपैड लाए गए और अब तक कुल 21 शव उत्तरकाशी लाए जा चुके हैं। रविवार सुबह हेलीकॉप्टर ने बेस कैंप 1 के लिए उड़ान भरी, जिसके बाद 10 लोगों के शव को मातली हेलीपैड पर लाया गया। परिजनों ने शव की शिनाख्त की। उसके बाद आईटीबीपी अस्पताल में 10 शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, बने रहिए एबीपी गंगा के साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।